मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 3 धड़ों मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और MQM बहाली कमेटी के सरबराहान यानी कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार साहब 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के सामने एहतजाज करने के लिए एक नुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक हो गए हैं और अब तीनों धड़े मिलकर कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से कबल मुतनाज़ा हल्का बंदियों पर यकज़बान होकर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ तफसीली फ़ैसला जारी करते हुए कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में नई वोटर फहरिस्तों की MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और इस वक्त ये तीनों धड़े एक पार्टी में जम होने के बारे में भी सोचो विचार और सलाह व मशवरे कर रहे हैं और गालिब इम्कान ये है कि कराची में अब एक नई मुत्तहद MQM जमात देखने को मिलेगी। जमात का मुत्तहद होना PTI और पीपल्स पार्टी के लिए दर्द सर का बायस बन सकता है। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे कराची के साबिक़ मेयर और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा जनाब वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बल्दियाती इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कल फैसला सामने आया है उस फैसले पर MQM का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, जाहिर है हमारा जो व्यू पॉइंट था जो है वो ये कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन जरूर हो, बल्कि जब मेरा टेन्योर खत्म हुआ था एज अ मेयर अगस्त में 2020 में, तो 120 डेज के बाद इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करा देना चाहिए था। सही है। ये एक वायलेशन की इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत ने 2 साल गुजर गए। अब जो इलेक्शन, क्योंकि इनको वो पीरियड चाहिए था जेरीमेंडरिंग का, प्री पोल रिगिंग का, अपने मर्जी से हल्का बंदियां कर ली हुकूमत ने। जहां अपनी पॉपुलेशन डिवाइड करके 20-20, 29 हज़ार की यूसीज बनानी थी, वहां बना दी। हमारे इलाकों में 80-90 हज़ार की यूसीज बना दी। दिस इज प्री पोल रिगिंग। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, इलेक्शन कमीशन में गए, हमारी सुनी नहीं गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सामने आए कि आप सिंध गवर्नमेंट से या इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। हमने सिंध गवर्नमेंट से रुजू किया, सिंध गवर्नमेंट को बताया, उनके साथ मीटिंग में बैठे, गवर्नमेंट के लोगों के साथ, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, और उनको यूसीज आइडेंटिफाई करवाई, पॉइंट आउट करवाई कि यहाँ खामियां हैं। यहाँ आपने अपनी यूसी 20,000 पे बनाई है पॉपुलेशन, हमारी 90-90, 80-80 हज़ार पे। उन्होंने एक्सेप्ट किया ये कि हाँ ये खामियां हैं। तो जब एक्सेप्ट कर लिया और हमें 6 महीने इंगेज रखा इस बात पे, तो फिर हमारे समझ तो आ गया था कि फिर से वही धोखा, वही हमारा जो पहले से ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा था, जिसके खदशात थे, वही सामने आए। तो अब कराची पे अगर ऐसे कब्जा करना है कि कराची को आधा गिना गया, फिर डिलिमिटेशन में आप अपनी मर्जी के हिसाब से हल्का बंदियां कर रहे हो, वोटर लिस्ट में आपने घपले किए हुए हैं, तो ये फायदा क्या इस इलेक्शन का कि फिर मेयर विदाउट अथॉरिटीज, विदाउट पावर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है आर्टिकल 140A पे, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, ताकि बल्दियाती निजाम मजबूत हो। तो हमारा पॉइंट ये है, इलेक्शन तो कल हो जाने चाहिए, मगर उससे पहले ये खामियां तो ठीक कर लें। इस खामियों के साथ इलेक्शन कराएंगे तो फिर 3.5 करोड़ की आबादी का शहर, मसाइल से भरा हुआ शहर, ये मसले कैसे हल करेगा मेयर? जो भी मेयर आएगा वो नहीं कर सकता। सही है, सवालात उठेंगे फिर इलेक्शन पर भी। PDM, अच्छा ये बताइए सर कि PDM इत्तेहाद, खास तौर पर पीपल्स पार्टी आपके मुतालबात पर कान तो नहीं धर रही, तो इस इत्तेहाद में MQM का क्या मुस्तकबिल है फिर? देखिए, ये तो हमेशा हमारे साथ रहा है। माजी में जितने भी इत्तेहाद किए गए MQM ने किए, नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, PTI के साथ, किसी ने भी एग्रीमेंट करने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कराया। 3.5 साल PTI के साथ भी यही सिलसिला रहा। एक शिक भी कंप्लीट नहीं करी, एक शिक पे पूरा नहीं उतरे जो उन्होंने साइन किए थे। अब इन दोनों जमातों के सामने, पूरे मुल्क के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने एग्रीमेंट किए थे। इन्होंने एक्सेप्ट किए थे कि कराची के जो मसाइल हैं, जो पॉइंट आउट कर रही है MQM,
वो बिल्कुल जेन्युइन है, होने चाहिए, हम करेंगे। जब उनका मामला हल हो जाता है तो फिर वो पीछे भूल जाते हैं। अब तो सब वजारतों में लगे हुए हैं, सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, सारे केसेस अपने खत्म किए, मुल्क से बाहर जो थे वो भी आ गए, मगर एमक्यूएम के जो इश्यूज थे वो वहीं के वहीं हैं। अब हम जाहिर है हम इन द लार्जर इंटरेस्ट या देखते हुए कि भाई पहले ही मुश्किल में है मुल्क, इकोनॉमी का जो हाल है उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि एमिकेबली ये रिजॉल्व हो जाए। हमने आसिफ साहब से भी मीटिंग की, उनके जिम्मेदारों से भी मीटिंग की, हमने सिचुएशन पीएम साहब को भी बता दी है, पीएम साहब के जो लोग हैं नून से ताल्लुक रखने वाले मौलाना साहब, उनको भी बता दी है। अब आसिफ साहब ने कहा था कि मीटिंग में मैं कुछ रिजॉल्व करता हूं इसको, तो अब तक तो वेट कर रहे हैं। अब हमारा एहतजाज है या तो इलेक्शन कमीशन के सामने कराची में, तो हम राब्ता कमेटी के साथ बैठेंगे और कोई नेक्स्ट राय अमल बनाएंगे, मगर इंशाल्लाह इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट करेंगे जरूर। एक आइडेंटिकल केस था इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद की हुकूमत ने अपनी यूसीज तो एक्सटेंड कर ली, बढ़ा ली, जहां उनका मकसद हल होता था इस्लामाबाद में कर लिया गया। आइडेंटिकल केस कराची का है, यहाँ नहीं किया जा रहा। सही। अच्छा, अब अभी आपने कुछ देर पहले ये कहा कि अब ये जिस तरीके से इलेक्शन होंगे इन तमाम खामियों के साथ, तो इन इलेक्शंस को करवाने का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम इन इंतखाबात में हिस्सा भी लेगी और बॉयकॉट भी नहीं करेगी। नहीं, इलेक्शन तो इंशाल्लाह लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, मगर रिजल्ट जो आएगा वो हम पहले ही कह चुके हैं कि कराची की, हैदराबाद की अवाम उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि प्री पोल रिगिंग कर चुके हैं ये, और ये जेरीमेंडरिंग हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन्होंने जम कर ली अपने शहरों में, तो जब मोजाबादी इलाके भी शहरों में मिला लिए एमक्यूएम को हराने के लिए, तो फिर और क्या वायलेशन रह जाती है। तो फिर जब आप ये इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि एमक्यूएम के तमाम धड़े मिलकर फिर ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? मिसाल के तौर पर जिस तरह गुज़िश्ता दिनों गवर्नर हाउस में मुलाकातें हुई हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से, फारूक सत्तार साहब से और दीगर धड़ों से। देखिए, जो बात आप कर रहे हैं इसमें सबने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हुए हैं, उनको इंतखाबी निशान भी अलॉट हो चुके हैं। अब ये पॉसिबल होगा ये अभी कोई चीज तय नहीं हुई है कि लड़ेंगे अपने, उनके जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वो अलग लड़ेंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान अलग लड़ेगी, तो ये कंफ्यूजन तो है, देखते हैं कि क्या तय पाता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर 15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात से हटकर देखें तो जो एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़े हैं उनको यकजा करने की कोशिशें वो किस हद तक कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, हम तो एक ऐसी जमात हैं जिससे सब निकल के इधर उधर चले गए थे, और ये गवर्नर साहब की और खालिद भाई का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड पे है कि सब लोग अपनी मदर पार्टी में आ जाएं, जो कि खुशाइन है बहुत, और हम को फॉर्मूला मुरतब कर रहे हैं, सब आ जाएं और मिलके स्ट्रगल करते हैं जैसे माजी में करते रहे हैं कराची के इंटरेस्ट के हवाले से। तो काफी जगह तो हम मुत्तफिक हैं, अब आगे जाहिर है इट विल टेक लिटिल टाइम। ठीक है, इट विल टेक टाइम। आखिर में वसीम अख्तर साहब, एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर को ये समझाएं कि क्यों एमक्यूएम के साथ हमेशा धोखे होते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ आपका इत्तेहाद हो या दीगर जमातों के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ हो, मतलब और उसके बावजूद, उन तमाम धोखों के बावजूद आप अभी तक हुकूमत में क्यों मौजूद है भाई? ऑपोजिशन में क्यों नहीं बैठ जाते? हमारी कोशिश ये होती है, हम एक सियासी जमात हैं और मैंडेट हमें अवाम देती है अपने मसाइल को हल कराने के लिए। हमारी कोशिश डे वन से है कि मसले हल हो जाएं, जिस हद तक भी हो जाएं, पूरी हमारी कोशिश रहती है। हमने तो वजारतों के लिए भी पीएम साहब को मना किया था कि हमें जो 2 वजारतें दी गई हैं ये भी आप वापस ले लें, हमें ना दें, हमारे पहले मसाइल हल कर दें फिर दे दीजिएगा। मगर उन्होंने एक तरह से जोर दिया कि नहीं, मेरी बात मान लें, मेरी बात रख लें, आप लोग कैबिनेट में आएं। इसलिए हम कैबिनेट में भी बैठे हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम अपोजिशन में बैठ सकते हैं, मगर उससे फायदा क्या होगा? और मुझे अगर इलाहा करना है तो मैं
इन्हीं तीनों जमातों से करूंगा, चाइना की हुकूमत से तो नहीं कर सकता। तो यही तीन जमातें हैं जो धोखा देती चली आ रही हैं, मगर मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे वसीम अख्तर साहब। बात आपकी सही है कि आपके पास यही ऑप्शंस हैं इत्तेहाद करने के लिए। एमक्यूएम का इत्तेहाद बस एक ही जमात से हो सकता है, लेकिन वो जमात सामने आती नहीं है, और इसके अलावा एमक्यूएम का किसी जमात से इत्तेहाद मेरे ख्याल में वोटर आपसे जो है वो कितना इत्तेहाद रखता है ये पता चलेगा।